दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कहानी आप लोगों को पसंद आया करे तो एक लाइक और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कहानी पसंद ना आने पर भी आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं जिससे कि मैं अपनी कहानी में कुछ बदलाव कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरे दामाद निखिल ने अपनी सारी जायदाद और कपड़े की फैक्ट्री मेरी बेटी निशा के नाम कर दी थी। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि हर समय नौकरों की तरह मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता था। मगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। वो हर रोज़ मुझे फ़ोन करके कहती, माँ मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, मुझे ये पैसा गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, भगवान के लिए मेरी तलाक करवा दो। एक रोज़ रात को 3 बजे मेरे दामाद ने मुझे बुला लिया। मैं वहाँ गई तो अपनी बेटी का हाल देखकर मेरा दिल कांप उठा था, क्योंकि मैंने अपनी इकलौती बेटी निशा के लिए एक ऐसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत ही मुश्किलों भरा साबित हुआ था। इस भरी दुनिया में मेरी बेटी निशा के अलावा मेरा कोई भी न था। पति के मरते ही सब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। तब से मैंने अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था और आज वो 21 साल की हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं। मेरी बेटी को भगवान ने खूबसूरती दिल खोल कर दी है। आवाज़ ऐसी मीठी है कि कोई एक बार सुन ले तो दोबारा सुनने की इच्छा जरूर रखेगा। अपने कॉलेज में मेरी बेटी स्टेज पर कई बार अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुकी है। सुनने वाला उसकी आवाज़ में मदहोश हो जाता है। हम अपनी गरीबी में ही खुश थे। मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी और इतना पैसा आ जाता था कि हम दोनों माँ बेटी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन फिर मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी में निखिल नाम का लड़का आया, जिसने हमारी ज़िंदगी को उलट पलट कर रख दिया। वो मेरी बेटी की सुरीली आवाज़ पर मर मिटा था और हमारे घर का पता तलाश करता हुआ हमारे घर तक आ पहुंचा था और उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने का प्रपोजल रखा। मैं तो दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हम जैसे गरीब लोगों से क्यों रिश्ता जोड़ना चाहता था। निखिल कहने लगा कि निशा की आवाज़ ने मुझे अपने जादू में जकड़ लिया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ और ज़िंदगी भर उसकी मीठी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं अजीब दोहराए पर आकर खड़ी हो गई थी। दिल कर रहा था कि निशा की शादी निखिल के साथ कर दूं। मेरी बेटी रानी बनकर पूरी ज़िंदगी ऐश करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निखिल की एक ऐसी कमी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। निखिल दोनों आंखों से अंधा था। एक अंधे आदमी के साथ मैं अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी कैसे कर सकती थी। हालांकि निखिल ने मुझे भरोसा दिलाया था कि मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन अपने सारे काम मैं खुद से करता हूँ। निशा को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर निखिल की प्रॉपर्टी और उसका ऐशो आराम देखते हुए मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और निशा की शादी निखिल के साथ तय कर दी। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी को देख देख कर हैरान हो रहे थे। उसकी शादी का लहंगा, जिसकी कीमत सुनकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे और उसके जेवरात को देखकर दंग हो रहे थे। जबकि ये सच कोई नहीं जानता था, ये सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से की गई थी। मैंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से तय की थी। मेरा दामाद बहुत ही अमीर था, मगर वो खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं था, जबकि मेरी बेटी लाखों में एक थी और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी, 21 साल की हो पाई थी। सब लोग हैरान थे कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत चांद जैसी बेटी ऐसे मामूली शकल सूरत मर्द को क्यों दे दी थी। मेरी बेटी विदा हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकूंगी। शादी के दूसरे दिन मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे एक झटका सा लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर पर नहीं थे। वहां मौजूद नौकरों ने मुझे बताया कि मालिक और मालकिन तो घूमने के लिए गए हैं। मुझे हैरत हुई थी कि वो शादी के अगले दिन ही घूमने के लिए निकल गए थे। मैं मायूसी से अपने घर लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल करने लगी। मेरी बेटी ने कॉल बहुत देर बाद उठाई थी। दूसरी तरफ से मेरी बेटी की घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने निशा से उसका हालचाल पूछा तो महसूस हुआ जैसे वो बहुत ही उदासी से बातें कर रही थी। मैंने निशा से भी वही बात पूछी कि तुम लोग शादी के दूसरे दिन ही कहाँ चले गए थे। भाई, शादी के अगले दिन भी कुछ रस्में होती हैं जिन्हें निभाया जाता है, लेकिन तुम तो अगले दिन ही घूमने के लिए चले गए। मेरी बात सुनकर निशा ने उखड़े हुए शब्दों में मुझे जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने पति के कहने पर चली गई थी। मेरा पति चाहता था कि हम पहले सैरो तफरी कर लें, बाद में आकर लोगों से मिलना जुलना करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान हुई।
मैंने अपनी बेटी की हल्की सी आवाज़ और उदास सी शब्दों से परेशान हो रही थी। हालांकि इससे पहले तो वो जब भी बात करती थी तो चहक चहक कर बात करती, हर बात पर कह कहे लगाया करती थी, लेकिन अब तो उसका अंदाज ही बदला हुआ था। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से तय की थी। हालांकि शादी में मेरी बेटी की राजी भी थी। मेरी बेटी भी शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि जिस तरह निशा ने तरस तरस कर जिंदगी गुजारी थी, और जब उसे इतने पैसे वाले आदमी ने शादी के लिए प्रपोज किया तो वो भी खुश हो गई थी। लेकिन अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। मैंने निशा से सवाल किया कि तुम ऐसे उदास उदास सी क्यों लग रही हो। हालांकि लड़कियां तो ऐसे मौक़ों पर बहुत खुश होती हैं जब वो हनीमून पर जाती हैं। मेरे सवाल पर निशा ने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे घबराहट में डाल गया था। मेरे हाथ में फ़ोन था और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी बात कहकर निशा ने न जाने कब का फ़ोन काट दिया था और मैं फ़ोन हाथ में लिए वैसी की वैसी ही बैठी रह गई थी। मैं परेशानी से सोच रही थी और निशा की हुई बात को ही सोचे जा रही थी, क्योंकि निशा ने कहा था कि मेरा पति अंधा है और मैं इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि वो अंधा है। माँ, आपने मेरे साथ धोखा किया है। शादी से पहले आपने मुझे ये तो बता दिया कि निखिल बहुत पैसे वाला है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि निखिल दोनों आंखों से अंधा है। मैं कैसे एक अंधे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया था। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने अपनी बेटी से शादी से पहले छुपा ली थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और अपनी करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। उसने वादा किया था कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं तो वो सारी जायदाद मेरी बेटी निशा के नाम कर देगा, और वादे के अनुसार उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर भी दी थी। मैं परेशान सी अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। 1 हफ्ते के बाद वो लोग लौट आए थे। मैं अगले दिन मिलने गई तो निखिल बहुत ही गर्मजोशी से मुझसे मिला था, जबकि निशा वो तो चुप चुप सी लग रही थी। मैंने निशा को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक कमी है, तुम उसे नज़रअंदाज कर दो। वो अमीर लड़का है और दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी। वो हमेशा से मेरे हर फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अब भी कुछ नहीं कहा। वो अपना ऐतराज अपने अंदर दबा गई थी और खामोशी से बैठी रही। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शादी के शुरू में हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। निखिल हम माँ बेटी पर खूब पैसा लुटा रहा था। ये बात जहाँ मुझे खुश करती थी, वहीं मेरी बेटी की और ज़्यादा उदासी से घिरती जा रही थी। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी बेटी ने मुझसे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। अब तो वो मेरे घर भी मुझसे मिलने नहीं आती थी, और अगर कभी आती भी तो फ़ौरन ही चली जाती थी। मैं उसको कहती कि मेरे पास कुछ दिन के लिए रुक जाओ, तो वो कहती कि मेरे पति को मेरा कहीं भी रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अब अपने दामाद पर गुस्सा आने लगा था। वो सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, फिर भी वो हमें मिलने से रोक रहा था। एक दिन मैं अचानक ही निशा के घर पहुंच गई। निखिल भी मौजूद था। मैंने बातों बातों में निखिल को भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी कि वो मुझ अकेली औरत के पास मेरी बेटी को क्यों नहीं आने देता। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी भी मेरी बेटी को किसी बात से नहीं रोकेगा। मेरी शिकायत करने पर निखिल एकदम चौंक सा गया था और मेरी बेटी निशा एकदम से बौखला गई थी। निखिल ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैंने कभी भी निशा को आपसे मिलने के लिए नहीं रोका है। वो ये बात निशा के सामने ही कर रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वाकई मेरा दामाद निशा को नहीं रोकता था। मैंने हैरत से अपनी बेटी को देखा। वो नजरें झुकाए बैठी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि निशा ने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला था। मैंने अकेले में निशा से यही सवाल किया तो वो पहले तो चुप रही। जब मैंने जिद की तो वो मुझसे बोली कि अब मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी मुझे ये बातें शोभा नहीं देती कि मैं हर वक्त मायके में जाकर रहने लगूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे जान छुड़ा रही है। मैं निशा से अब नाराज होने लगी और बोली कि अब जब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम बदलने लगी हो, अपनी माँ को भूलने लगी हो। अब तुम्हें अपनी माँ का छोटा सा घर अच्छा नहीं लगता। निशा की सोच पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और उसी दुखी मन से मैं अपने घर चुपचाप लौट आई थी। मैंने सोच लिया था कि अब निशा से मिलने नहीं जाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं निशा से मिलने नहीं जाऊंगी तो निशा मुझसे खुद ही मिलने आएगी। मगर कुछ दिन गुजर गए और निशा मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं इंतज़ार करती रही कि निशा शायद ज़रूर आएगी, लेकिन निशा नहीं आई। पूरा 1 महीना गुजर गया था। थक हार कर मुझे ही निशा से मिलना पड़ा, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी और मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा थी। ऐसा करते करते निशा की शादी को अब 5 महीने गुजर गए थे और इस समय में उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हुए थे।
उसका मिजाज बदलने लगा था। कभी वो बहुत खुश होती और कभी उदास और चुपचाप सी। मैं अपनी बेटी के रवैये से अब उलझती जा रही थी। मैंने अपने दामाद से इस बारे में बात की तो वो उल्टा मुझसे नाराज होने लगा और बोला कि मैंने अपना सब कुछ आपकी बेटी के नाम कर दिया है। नौकरों की तरह आपकी बेटी के आगे पीछे घूमता हूँ, उसकी हर बात मानता हूँ। पता नहीं फिर भी आपकी बेटी खुश क्यों नहीं है। निखिल की बात सुनकर मैं भी हैरान हुई थी। आखिर निशा को परेशानी क्या है। मैं जब निशा से पूछती तो वो भी मुझे कुछ न बताती और ना ही अब कोई मुझसे गिला शिकवा करती थी। थक हार कर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ उनके घर जाकर कुछ दिन रह लूं और जायजा लूं आखिर गलती किसकी है, मेरी बेटी की या फिर मेरे दामाद की। जब मैंने इस बात की इजाज़त निखिल से ली तो निखिल ने खुशी खुशी मुझे इजाज़त दे दी, मगर मेरी बेटी मेरे साथ रहने का सुनकर हैरान हो गई थी और मुझे टालने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं भी जिद पर आ गई थी कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ जरूर रहूंगी। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आ गई। वो दोनों देखने में बिल्कुल ठीक थे। मुझे वहाँ दूसरा दिन था। मैं अपनी बेटी से बातें करने उसके कमरे में गई तो दरवाजे पर मुझे अपनी बेटी की हल्की हल्की सी आवाज़ें सुनाई दीं। मुझे लगा कि मेरी बेटी और निखिल बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं वहाँ से लौट आई। मगर कुछ ही देर बाद निखिल घर आया तो मैं हैरान रह गई और उससे नरमी से समझाने लगी कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें नहीं हैं तो क्यों इस तरह बाहर जाते हो। मेरी बात पर उसने जो जवाब दिया वो मुझे झटका लगा गया था। उसने मुझसे कहा कि मैं तो सुबह से काम पर गया हुआ था और अब लौट रहा हूँ। वो बोला कि चाहे मैं अंधा हूँ मगर मैं अपना कारोबार खुद संभालने की कोशिश करता हूँ, रोजाना काम पर जाता हूँ। मैं ये सुनकर धक से रह गई थी क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से अपनी बेटी को किसी मर्द से बातें करते सुना था। मैं अपने दामाद के सामने चुप रही, लेकिन जब मौका मिला तो अकेले में निशा से पूछा कि तुम अपने कमरे में किससे बातें कर रही थीं। मेरे सवाल पर निशा ने मुझे हैरत से देखा और बोली कि मैं तो कमरे में बिल्कुल अकेली थी और फ़ोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई, मगर ये सिलसिला रुका नहीं था। घर में जब मेरी बेटी अकेली होती तो मुझे अक्सर वो किसी न किसी से बातें करती सुनाई देती थी। वो अक्सर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती थी, इसीलिए मैं देख नहीं पाती थी। मगर जब मैंने गौर किया, मुझे हर बार उसके साथ किसी मर्द की भी आवाज़ सुनाई देती थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी की, मगर वो यही कहती कि मैं तो किसी से बात नहीं करती। वो मेरी बात पर साफ इनकार कर देती। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि आखिर सच क्या है। मुझे लग रहा था कि शायद वाकई मैं ही पागल हो चुकी हूँ। मैंने अपनी बेटी की जासूसी की, हर वक्त उसका पीछा भी करने लगी, मगर मुझे कुछ भी सुराग नहीं मिला और थक हार कर मैं अपने घर आ गई। अब सारी जिंदगी तो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती थी। लगभग 1 महीने बाद निशा ने मुझे फ़ोन करके मेरे सर पर ऐसा धमाका किया था कि मेरे होश उड़ गए। निशा रो रही थी और मुझसे बोली, अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपने पति के साथ अब और नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। वो बहुत ज़्यादा उदास थी। मेरे समझाने पर एकदम गुस्से से चीख उठी और बोली कि मेरा पति मुझसे अब सहा नहीं जाता। मैं अब धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही हूँ। मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी के शब्दों पर हैरान रह गई थी। मैं बहुत घबराई और निशा के घर जा पहुंची तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। निशा रो रही थी और एक लड़का उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सुर्खो सफ़ेद रंगत, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें। वो बिल्कुल निशा के करीब खड़ा था। निशा उसे अपने आप से अलग कर रही थी। मैंने झटके से उस लड़के को निशा से दूर हटाया था। मैंने कहा, दूर हटो मेरी बेटी से। तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। निशा जल्दी से मुझसे लिपट कर रोने लगी, जबकि वो लड़का अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने कहा, आखिर तुम कौन हो और मेरी बेटी के घर में क्या कर रहे हो। तब निशा ने रोते हुए बताया, मम्मी ये कोई और नहीं बल्कि आपका दामाद निखिल ही है। ये धोखेबाज इंसान है, मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। ये सुनकर तो मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा था। मैंने निखिल की तरफ देखा। ये वो निखिल तो बिल्कुल नहीं था जिससे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। वो निखिल तो सांवली रंगत का था, आंखों से अंधा था, अपनी आंखों पर काले चश्मे लगाए रखता था, सर पर भी एक अजीब तरह की टोपी पहनकर रखता था कि उसका पूरा सर छुप जाता था। जबकि मेरे सामने खड़ा लड़का तो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मेरा दामाद तो बिल्कुल ठीक था और उसकी आंखों की रोशनी भी थी। और ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं हैरान सी अपने दामाद के पास आई और उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी अचानक से वापस कैसे आ गई और ये सब कब हुआ। मेरे सवाल पर निशा ने नफरत भरी नज़रों से अपने पति को देखा और अटल अंदाज में बोली, मुझे इससे हर हाल में तलाक चाहिए।
मैं निखिल के सामने अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर एकदम से बौखला गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं खामोशी से निशा को देखने लगी और फिर मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? और आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम तलाक लेने की बात कर रही हो? फिर मैं अपने दामाद से भी माफ़ी मांगने लगी कि मेरी बेटी की बातों पर ध्यान मत देना, मगर निशा बार बार तलाक के लिए कह रही थी। मैंने गुस्से से निशा को देखा और मैंने सख्ती से उसे चुप करवाया तो वो रो पड़ी और चीख चीख कर अपने पति को धोखेबाज, मक्कार और ना जाने क्या क्या बोलने लगी। मुझे उसके शब्दों से ज़्यादा निखिल की खामोशी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो मेरी बेटी के ऐसे शब्दों पर भी कुछ नहीं बोला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि निशा के साथ कुछ तो गलत हुआ है, जो वो ऐसे तड़प तड़प कर रो रही थी और तलाक की भी बात कर रही थी। मैंने निशा से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो गुस्से से फट पड़ी थी और पहले दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना डाली। उसके खुलासे ने मुझे जी जान से हिलाकर रख दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से अपने दामाद को देखा तो वो सर झुका गया था। उसने मुझे रोते हुए बताया कि मैं विदा होकर आई तो ये आलीशान महल जैसा घर रोशनी और फूलों से पूरा सजा हुआ था और मैं अपने स्वागत पर बहुत खुश थी। मैं आंखों में ढेर सारे सपने सजाए अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर देखने वाले ने मेरी तारीफ की थी। मुझे विश्वास था कि मैं अपने पति के दिल में भी घर कर लूँगी। मगर जब निखिल आया तो वो खामोशी से एक तरफ बैठा रहा। मैं घूंघट डाले बैठी थी और इंतजार में थी कि वो मेरा घूंघट हटाएगा और मेरी तारीफ करने लगेगा। मगर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने सर उठाकर उसे देखा और उसे देखकर मुझे झटका लगा था, क्योंकि वो तो मेरी बजाय दूसरी तरफ देख रहा था। मैं हैरान रह गई। मैंने झिझक कर अपने पति को आवाज़ लगाई तो वो मेरी बात पर चौंका था, लेकिन बोला कुछ नहीं। अभी भी दूसरी तरफ ही देख रहा था। अपने पति की इस लापरवाही से मेरा दिल टूट गया था। मैंने मायूसी से सर झुका दिया और इससे पहले कि मैं उठकर जाती निखिल ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से हैरान होकर उसे देखने लगी। वो मुझे देखे बिना पूछ रहा था, तुम यकीनन खूबसूरत लग रही होगी, काश मैं भी तुम्हें देख सकता। मैंने हैरत से निखिल को देखा और मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझ पर पूरा हक रखते हो, फिर तुम आखिर मुझे देख क्यों नहीं लेते? मेरे सवाल पर उसने उदासी से मुझे जो कुछ बताया, मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपनी माँ के धोखे पर हक्का बक्का बैठी हुई थी। मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मेरी शादी एक अंधे आदमी से कर दी थी। मेरा पति आंखों से अंधा था, उसकी दुनिया अंधेरी थी। मुझे बहुत रोना आ गया था कि जब मेरा पति मुझे देख ही नहीं सकता तो फिर मेरे सजने संवरने का क्या फ़ायदा, और ऐसे हुस्न का भी क्या फ़ायदा जिससे सराहने वाला कोई ना हो। मैं निखिल के सामने से हट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पैसे का कभी लालच नहीं रहा था। मैं बस खुद परस्त लड़की थी। मैंने हमेशा अपनी तारीफ़ें सुनी थीं। मैं आगे भी ऐसी ही ज़िंदगी चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे यही कहकर शादी के लिए मनाया था कि लड़का मुझसे मोहब्बत कर बैठा है और मेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे अब सब फरेब और धोखा लग रहा था। मैं पहली रात में ही शादी की असलियत और जान गई थी। यहाँ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ लालच और धोखा था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं निखिल की तरफ भी देखूं। मैंने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई। निखिल ने मेरे करीब आना चाहा, लेकिन मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हें अपना पति होने का हक बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरा गुस्सा देखकर निखिल भी मुझसे दूर रहा और बेड पर जाकर सो गया था। मेरी बेदिली और उदासी पर मेरे अंधे पति ने मुझे खुश करने और मेरा मिजाज अच्छा करने के लिए अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और मुझे घुमाने के लिए मेरी पसंदीदा जगह पर भी लेकर गया। मगर वहाँ से वापस आकर भी मैं एकदम उदासी भरी कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये उदास रहना, खुद से लापरवाह रहना, किसी को बुरी तरह महसूस हो रहा था। एक दिन मेरे मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें मेरी खूब तारीफ़ें की गई थीं और मुझे कहा गया था, तुम अब तैयार क्यों नहीं होती हो? तुम जैसी हुस्न की मूरत पर लापरवाही नहीं जचती। मैं वो मैसेज देखकर चौंक गई थी, क्योंकि वो जो कोई भी था लफ्ज़ों से खेलना और जादू करना अच्छे तरीके से जानता था। मगर वो था कौन? इस घर में मेरे और निखिल के अलावा कोई नहीं था। फिर कौन था जो मुझे हर वक्त अपनी नज़र के घेरे में रखता था और मेरी एक एक हरकत पर उसकी नज़र थी? मैंने उस मैसेज को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी। मगर मेरे नज़रअंदाज करने के बावजूद वो मुझे लगातार मैसेज करता रहा और मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा।
एक दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया कि तुम पर रेड कलर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तुम रेड कलर के कपड़ों में बहुत हसीन लगती हो। उस मैसेज में मेरे हुस्न पर शायरी भी की गई थी और मुझे रेड कलर के कपड़े पहनने की विनती की गई थी। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी अलमारी खोली और रेड रंग की एक खूबसूरत सी साड़ी पहन ली। अपने बाल बनाए, हल्का फुल्का मेकअप किया तो मेरा हुस्न और भी चमक उठा था। उसे 4 चांद लग गए थे। मैंने उसी नंबर पर मैसेज किया और कहा कि मैंने रेड साड़ी पहन ली है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे देखोगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी आखिर वो कौन है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस मैसेज का असर उस इंसान पर इतना पड़ेगा कि वो दिन दहाड़े मेरे कमरे की खिड़की पर आ पहुंचा था। मैं अपने कमरे की खिड़की पर कोई अनजान नकाबपोश आदमी को देखकर एकदम से घबरा गई थी। वो जवान लड़का था जिसकी रंगत साफ सुथरी थी और नकाब में भी उसकी आंखें खूबसूरत लग रही थीं। मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो कोई भी था बड़ा ही प्यारा था और साथ ही साथ बहादुर भी था, जो मुझसे मिलने मेरे घर तक आ पहुंचा था। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई और उसे अपने कमरे में बिठा लिया। वो अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं था मगर उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। वो खुलकर मेरी तारीफें कर रहा था। अब मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था और उसके बाद तो ये जैसे रूटीन ही बन गया था। वो लड़का दिन रात मुझसे फ़ोन पर बात करता और जब मेरा पति काम पर चला जाता वो मेरे घर चला आता। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था और मैं भी उसकी तारीफ और जादू भरी बातों में डूब चुकी थी। लेकिन मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। हालांकि वो लड़का मेरे करीब आना चाहता था लेकिन मैं उससे हमेशा दूर दूर रहती थी। एक रात जब निखिल बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया था तब वो लड़का रात को मेरे कमरे में आया था और आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में कस के भर लिया था। कहने लगा, निशा अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। आज वो सब कुछ हो जाने दो जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ और तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो। लेकिन मैंने उस लड़के को खुद से दूर धक्का दिया था। मैंने कहा ये सब गलत है, मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति से भले ही मोहब्बत नहीं करती लेकिन मैं उसे धोखा भी नहीं दे सकती। उस लड़के की हरकत पर मुझे गुस्सा भी आ गया था और गुस्से में मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया। मेरा गुस्सा देखकर वो डर गया था और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मैं भी तो उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। मैंने भी फ़ौरन उसे माफ़ कर दिया लेकिन इस शर्त पर कि वो कभी भी मुझे टच नहीं करेगा। उसके बाद वो लड़का आराम से मेरे कमरे में आता। कुछ देर तक हम बातें करते और वो चला जाता। वो लड़का कहता था, निशा जब तक तुमसे बातें न करूं मेरा दिल बेचैन रहता है, तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। उसकी जादू भरी बातों में मेरा दिल भी पिघलने लगता था और अब तो मैंने अपनी माँ के घर भी आना जाना कम कर दिया था। मैंने उसके लिए सजने संवरने लगी थी। कभी कभी मेरा जमीर मुझे अंदर से टोकता था कि ये सब ठीक नहीं है, मगर मैं अपने जमीर को थपक थपक कर सुला देती थी। मैं अपने मन में सोचती कि मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया है, एक अंधे आदमी से मेरी शादी करवा कर। मैं अपने पति को छोड़कर उस लड़के की आदी होती जा रही थी। मुझे अपने पति की आम सी शक्ल सूरत और अंधेपन से अब हर वक्त शिकायत रहने लगी थी। मुझे अपने पति की संगत अब बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि मैं हर वक्त उस लड़के के आने का इंतजार करती रहती थी। ये बात मुझे बुरी तरह से रुलाने लगती थी। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरा कोई नहीं था और जो मेरा पति था, जो मुझ पर हक रखता था, वो मुझे मुझे उससे नफरत थी। मैं अब उलझी उलझी सी रहने लगी थी। मेरी माँ ने भी मेरे अंदर के बदलाव महसूस किए थे। वो मुझे हर वक्त समझाती रहती। वो मुझे मेरे पति की मासूमियत दिखाती और मुझे एहसास दिलाती कि उस इंसान ने हमें उस समय स्वीकार किया जब हम दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरी हालत में थे। उसने ना सिर्फ हमें अपनाया बल्कि हम पर पैसा लगाकर हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी भी दी है। अपनी माँ के समझाने पर मैं और ज़्यादा उलझ जाती। मैं अपने पति से मोहब्बत करना चाहती थी, उसके साथ वफादार रहना चाहती थी, मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी वैसा मेरा पति बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो नकाबपोश लड़का था। वही था जो मेरा हुस्न देख सकता था। मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता था। मेरे दिलो दिमाग की जंग में मैं धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ हमारे घर रहने आ गई। मैं परेशान थी कि अब मैं उस लड़के से कैसे मिलूंगी। मैंने ये बात उसे बताई तो उसने मुझे तसल्ली दी। बोला कि हमने तुम्हारे पति को बेवकूफ़ बनाया है तो फिर तुम्हारी बुढ़ी माँ को भी खबर नहीं होगी। मुझे डर था कि मेरी माँ सच तक पहुँच ना जाए। जब मेरा पति बाहर जाता वो लड़का छुपकर खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे में आ जाता। उसकी हरकतों पर मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था, मगर पूछने पर मैं साफ मना कर देती तो वो भी शक में पड़ गई थीं।
मगर मैंने उस लड़के को सख्ती से मना किया और उसे बुरा भला कहा कि उसकी वजह से मैं सबकी नज़रों में गिरती जा रही हूँ और पाप की भागीदार बन रही हूँ। वो लड़का मेरी बात सुनकर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया और पीछे मैं उसकी यादों में सुलगने लगी थी। मुझे समझने में बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी मोहब्बत का जहर मेरे दिलो दिमाग में घोल चुका था। एक दिन मैं सरदर्द की गोलियां तलाश कर रही थी कि मुझे अपने पति की अलमारी से कुछ सामान मिला। जब मैंने वो सामान उठाया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि वो सारा सामान वही था जो वो नकाब वाला लड़का इस्तेमाल करता था। मुझे लगा मेरे पति ने उसे मरवा दिया है। मैं तड़प तड़प कर रोई थी और अपने पति से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी। मैंने उस दिन निखिल से साफ कह दिया कि मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दे दो। मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि निखिल ने उस लड़के को जान से मरवा दिया है और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुई थी। मैं पागलों की तरह चीख चिल्ला रही थी और मेरी ये हालत देखकर निखिल मुझे संभालने लगा। और जब उसने मुझे बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था, मैंने अपना हुलिया बदलकर तुम्हारे साथ रह रहा था और अपने असल रूप में छुपकर तुमसे मिलने आता था। इतना बात बताकर मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं अपने दामाद को देख रही थी जो वाकई बहुत ही खूबसूरत लड़का था। वो शर्मिंदगी से बोला कि मैं वाकई निशा से मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरे कुछ शरारती दोस्तों ने मुझे अपनी पत्नी को आजमाने का मशवरा दिया था। तब मैंने अपनी शक्ल को थोड़ा सा बिगाड़ कर अंधा बनकर निशा से शादी की थी। लेकिन मैं अपने इस ड्रामे में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया था। मैंने इस सब में निशा का दिल बहुत दुखाया है। निशा भी रो रही थी। निशा कहने लगी, ये झूठा और मक्कार है, इसने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं उसकी मोहब्बत में उस रात बहक जाती और वो सब कुछ कर जाती जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तब तो ये मुझे छोड़कर ही चला जाता, क्योंकि मैं इसकी आजमाइश की कसौटी पर खरी नहीं उतरी थी। ये मुझे चरित्रहीन कहकर छोड़कर चला जाता, तब मैं क्या करती। ऐसा कहकर निशा फिर से रोने लगी थी। निखिल ने निशा के आंसू साफ किए और कहने लगा, निशा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मेरी गलती हुई जो मैंने तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में डाला। निखिल का स्पर्श पाकर निशा तड़प उठी थी और उसके सीने से लग गई और तड़प तड़प कर रो पड़ी। कहने लगी, निखिल तुमने मुझे बहुत सताया है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं बहुत तड़पी हूँ। वो मेरी बेटी से माफ़ी मांगने लगा। फिर मेरे समझाने पर मेरी बेटी ने उसे माफ़ कर दिया। निशा अब भी निखिल के सीने से लगी खड़ी थी। मुझे अब वहाँ और खड़ा होना सही नहीं लगा और मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने घर वापस आ गई और आज वो दोनों अपनी यह खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।